प्रायद्वीपीय पठार को हमने 3 भागों में डिवाइडेड किया, जिसमें मुख्यतः मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि और उसके पश्चात द्वितीय नंबर पर था दक्कन का पठार। क्या था? दक्कन का पठार। और तीसरे नंबर पे था उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां। यहां तक क्लियर है साथियों? मध्यवर्ती भूमि उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार और तीसरा है उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां। तो देखिए, मध्यवर्ती उच्च भूमि को हमने कई भागों में डिवाइडेड किया, जिसमें मुख्यतः कौन कौन सी चीज थी? देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, और दूसरे नंबर पे था मालवा का पठार, मालवा का पठार। और नंबर 3 पर था बुंदेलखंड, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड, सॉरी बघेलखंड का पठार। और इसके पश्चात था विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी। और नंबर 5 पे था दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। और इसके पश्चात था छोटा नागपुर का पठार। यह हम लिख लेते हैं, छोटा नागपुर का पठार नंबर 6 पर, छोटा नागपुर का पठार। अब ध्यान दीजिएगा, हमने प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में डिवाइडेड किया? 3 भागों में। कौन कौन से? मध्यवर्तीय उच्च भूमि, और दूसरा था हमारा दक्कन का पठार, और तीसरा था उत्तरी पूर्वी की पहाड़ियां। यहां तक क्लियर है साथियों? अब हम जो पहला जो टॉपिक है वो है मध्यवर्तीय उच्च भूमि। और मध्यवर्तीय उच्च भूमि में हमने कितने डिवाइडेड किए? 6 पार्टों में डिवाइडेड किया मध्यवर्तीय उच्च भूमि को। अरावली पर्वत श्रेणी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार, विंध्यन श्रेणी और दंडकारण्य का पठार, और छोटा नागपुर का पठार। अब साथियों, हम एक एक का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। यहां तक हमने सारी बातें जान ली हैं कि कितने पार्टों में प्रायद्वीपीय पठार को कितने पार्टों में बांटा जाएगा, मुख्य भागों में कितने में, और उप भागों में कितने में बांटा जाएगा। तो 6 जो मुख्य उप विभाग हुए एक मुख्य पार्ट के मध्यवर्तीय उच्च भूमि के। अब सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इसके अंदर अरावली पर्वत श्रेणी। तो देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी नंबर 1, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी। सामान्य सामान्य सी चीजें इसमें अध्ययन किया जाएगा। तो देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी कब निर्माण हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में। कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग। कैसी है? अपशिष्ट पर्वत श्रेणी। कैसी है? अपशिष्ट
पर्वत श्रेणी, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी। यहां तक क्लियर है? अवशिष्ट पर्वत श्रेणी। और अरावली पर्वत श्रेणी हमारे भारत में जल विभाजक का कार्य करती है। तो अरावली पर्वत श्रेणी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य क्या करती है? बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। क्या करती है? मध्य जल विभाजक का कार्य, जल विभाजक का कार्य। यहां तक क्लियर है? जल विभाजक का कार्य। अरावली पर्वत श्रेणी प्री कैम्ब्रियन युग की है, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। और अरावली पर्वत श्रेणी, ये सारे प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं। कब निर्माण हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। यहां तक क्लियर है? कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, ये क्या है? इसमें चट्टानें पाई जाती हैं। काफी बार प्रश्न पूछा है राजस्थान के संदर्भ में, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट। और अरावली पर्वत श्रेणी कैसी है? प्री कैम्ब्रियन युग की है, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। यहां तक क्लियर है? सबसे ऊंचा इसका जो बिंदु है वह है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर की हाइट कितनी है? 1722 मीटर। काफी बार ये राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया है। गुरु शिखर को हम संतों का शिखर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संतों का शिखर। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। ये सारी चीजें हम राजस्थान के अंदर अध्ययन करेंगे। तो अरावली पर्वत श्रेणी में ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट ये पाई जाती हैं। तो ये क्या है? धात्विक चट्टानें। कैसी हैं? धात्विक। तभी तो राजस्थान के अंदर सीसा, जस्ता और किसका उत्पादन किया जाता है? तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो आपसे यदि प्रश्न पूछे कि अरावली पर्वत श्रेणी में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो धात्विक चट्टानें पाई जाती हैं, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट। और सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? गुरु शिखर 1722 मीटर। बाकी का हम अरावली पर्वत श्रेणी का अध्ययन राजस्थान के संदर्भ में करेंगे। और यदि हम डायग्राम की बात करें तो ये जो है पर्वत श्रेणी, ये यहां लोकेटेड है। कहां? यहां। ये इसके पश्चिम में क्या है? पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। और उत्तर पूर्व में राजस्थान का उत्तरी पूर्वी का मैदान, राजस्थान का उत्तरी पूर्वी मैदान। और दक्षिणी भाग में क्या है? हाड़ौती का पठार, या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के संदर्भ में दक्षिणी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, हाड़ौती का पठार या मेवाड़ का पठार। ठीक है? तो राजस्थान के संदर्भ में ये कहां लोकेटेड है? यहां लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं, यदि और चीजों की बात किया जाए तो ये विंध्यन श्रेणी कहां स्थित है? लगभग यहां स्थित है। विंध्यन, जो से हमने मध्यवर्तीय उच्च भूमि में किन किन का अध्ययन करना है? अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्यन श्रेणी। और विंध्यन श्रेणी से जस्ट आगे क्या है? बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड से आगे क्या है? बघेलखंड। क्या है? बघेलखंड। और विंध्यन श्रेणी और अरावली के मध्य में क्या है? मालवा का पठार। क्या है? मालवा का पठार। थोड़ा सा बाद में बना देंगे डायग्राम, शिट्यूमल जस्टिफाई कीजिए, थोड़ा सा शिट्यूमल बनाइए। ये क्या है? अरावली। नीचे दोबारा डायग्राम बना देंगे, अरावली। और ये क्या हो गया? विंध्यन। क्या हो गया? विंध्यन। बड़ा डायग्राम बना देंगे। और ये हो गया बुंदेलखंड। क्या हो गया? बुंदेलखंड नीस या श्रेणी। और जस्ट आगे क्या है? बघेलखंड। और जस्ट इससे आगे क्या है?
छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर के पठार से जस्ट नीचे दंडकारण्य का पठार, और छोटा नागपुर के पठार से आगे राजमहल की पहाड़ियां। तो ये क्या हो गया, मध्यवर्तीय उच्च भूमि हो गई, भारत की क्या हो गई, मध्यवर्तीय उच्च भूमि। और फिर हमने कल बताया था डायग्राम में, और ये क्या हो गया, दक्कन का पठार। क्या हो गया, दक्कन का पठार। अभी डायग्राम बाद में बना लेंगे। दक्कन का पठार, ये क्या हुआ, दक्कन का पठार। यहां तक क्लियर है। और इस क्षेत्र में क्या हो गई, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां, जिसमें गारो, खासी, जयंतियां, मिकिर और रेगमा की पहाड़ियां, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां। यहां तक क्लियर है साथियों, कोई इश्यू है तो बताइए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मालवा का पठार, नंबर 2 पर अध्ययन किसका करेंगे, मालवा का पठार। तो देखिए, मालवा का जो पठार है ये मुख्यतः कहां स्थित है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, काफी बार प्रश्न पूछा गया है, चाहे राजस्थान के संदर्भ में हो चाहे इंडिया के संदर्भ में हो। तो मालवा का पठार मुख्यतः कहां स्थित है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। यहां अब साथियों राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। अब देखिए साथियों, मालवा का पठार किससे निर्मित है, बेसाल्ट चट्टान से। किससे निर्मित है, बेसाल्ट चट्टान से। क्यों कि मध्यवर्तीय उच्च भूमि में अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो तो प्री कैम्ब्रियन में बनी है, जबकि मालवा का जो पठार है वो तो मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। लेकिन मध्यवर्तीय उच्च भूमि में पढ़ने के कारण हमने अरावली पर्वत श्रेणी का अध्ययन करना पड़ता है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार का मुख्य हिस्सा कौन सा है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और आपके दंडकारण्य का पठार है, विंध्यन श्रेणी है, और छोटा नागपुर का पठार और राजमहल की पहाड़ियां। अरावली पर्वत श्रेणी को, क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी क्या है, प्रायद्वीपीय पठार से पूर्व की क्या है, संरचना है, क्योंकि वो प्री कैम्ब्रियन युग में है। लेकिन हम यहाँ पर्वतीय श्रेणी और पठारों का अध्ययन करने के कारण उसको मध्यवर्तीय उच्च भूमि में रखते हैं। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं मालवा के पठार की। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में अवस्थित है। दूसरा, ये बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, बेसाल्ट चट्टान। किससे बना हुआ है, बेसाल्ट चट्टान से। बेसाल्ट चट्टान, सॉरी, बेसाल्ट चट्टान। और बेसाल्ट चट्टान से बना होने के कारण इसमें मृदा कैसी पाई जाएगी, तो काली मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। अब साथियों, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मालवा का पठार अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्यन श्रेणी को क्या करता है, विभाजित करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है काफी अच्छी तरीके से कि मालवा का पठार किस किस का विभाजन करता है। काफी बार प्रश्न पूछा गया है, मालवा का पठार अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्यन पर्वत श्रेणी के मध्य क्या है, विभाजन का कार्य करता है। अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्यन पर्वत श्रेणी के मध्य क्या करता है, विभाजन का कार्य करता है। श्रेणी के मध्य क्या करता है, विभाजन का कार्य, मध्य विभाजन का कार्य। यहां तक क्लियर है। अब ये देखिए साथियों कि मालवा के पठार को राजस्थान में मुख्यतः कहां स्थित है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो मालवा के पठार को राजस्थान में किन 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 नामों से जाना जाता है, मेवाड़ का पठार और हाड़ौती का पठार। किसके नाम से जाना जाएगा, मेवाड़ का पठार और हाड़ौती का पठार। किसके नाम से, मेवाड़ का पठार और हाड़ौती का पठार। यहां तक क्लियर है साथियों। अब हम आगे बात करते हैं कि मालवा का पठार किन किन दो पर्वत श्रेणियों को अलग करता है, अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्यन पर्वत श्रेणी को अलग करता है। अब यहां ध्यान दीजिए कि हाड़ौती का पठार किसका हिस्सा है,
किसका हिस्सा है? मालवा के पठार का हिस्सा है। तो मालवा का पठार और विंध्यन श्रेणी में कौन सा भ्रंश पाया जाता है? जीवीटी भ्रंश पाया जाता है। काफी बार राजस्थान की एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जीवीटी थ्रस्ट, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब ही भ्रंश होता है और फॉल्ट का मतलब भी क्या होता है? भ्रंश होता है। तो जीवीटी किनके मध्य में पाया जाता है? तो मालवा के पठार और विंध्यन पर्वत श्रेणी के मध्य में। अब यहां राजस्थान के संदर्भ में इसको क्या कहेंगे? हाड़ौती का पठार, या राजस्थान के संदर्भ में दक्षिणी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, क्या कहेंगे? दक्षिणी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। तो मालवा का पठार और विंध्यन पर्वत श्रेणी के मध्य, पठार और विंध्यन पर्वत श्रेणी के मध्य में, विंध्यन पर्वत श्रेणी के मध्य, विंध्यन पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सा फॉल्ट है? ध्यान दीजिएगा, कॉलेज लेक्चरर जैसी एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा है। स्कूल लेक्चरर, बड़ी बड़ी एग्जाम, आरएस जैसी एग्जामों में पूछा गया है। लेकिन साथियों ध्यान रखना है कि मालवा का पठार राजस्थान में किसके नाम से जाना जाता है? हाड़ौती का पठार और मेवाड़ के पठार के नाम से। तो हाड़ौती के पठार और विंध्यन पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सा फॉल्ट है? जीवीटी फॉल्ट है। लेकिन हम समेकित जो बड़ी इकाई है वो क्या है? समेकित बड़ी इकाई मालवा का पठार है। तो मालवा के पठार और विंध्यन पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सा फॉल्ट है? ग्रेट बाउंड्री, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट किसके मध्य में है? मालवा के पठार और विंध्यन पर्वत श्रेणी के मध्य में क्या है? जीवीटी स्थित है। मालवा का पठार मुख्यतः किससे निर्मित है? तो काली मृदा से निर्मित है, क्योंकि बेसाल्ट चट्टान है तो काली मृदा से निर्मित है। अब ध्यान दीजिएगा कि मालवा के पठार के अंदर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। तो मालवा के पठार पर साथियों चंबल, कैन, बेतवा और पार्वती, ये नदियां मुख्यतः क्या है? प्रवाहित होती हैं। क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। पार्वती नदी, ये नदी क्या है? मुख्यतः प्रवाहित होती है। चंबल है, कैन है, बेतवा है और पार्वती नदी प्रवाहित होती हैं। तो मालवा के पठार में चंबल नदी क्या करती है? अविनाल का अपर्दन करती है। क्या करती है? अविनाल का, गिली इरोजेशन। क्या करती है? गिली इरोजेशन, अविनाल का अपर्दन। और अविनाल का अपर्दन करने के कारण किसका निर्माण करती है? बीहड़ों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? रेवाइनेज, बीहड़ों का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्खात भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्खात भूमि। चंबल नदी क्या बनाती है? बीहड़ों का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्खात भूमि कहते हैं। अब यहां तक क्लियर है? सर्वाधिक मात्रा में बीहड़ कहां पाए जाते हैं? मालवा के पठार में पाए जाते हैं। और चंबल नदी क्या करती है? अविनाल का अपर्दन। और ये नदी क्या बनाती है? अध्यारोपित अफवाह तंत्र। क्या बनाती है? अध्यारोपित अफवाह तंत्र। पूर्व में मैंने इसकी चर्चा कर चुका हूं। अध्यारोपित अफवाह तंत्र क्या होता है? जो ढाल के विपरीत नदी प्रवाहित होती है। क्या होती है? ढाल के विपरीत जो नदी प्रवाहित होती है वो क्या बनाती है? अध्यारोपित अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। तो चंबल नदी क्या करती है? गिली इरिगेशन, अविनाल का अपर्दन। अविनाल का अपर्दन में किसका निर्माण करेगी? बीहड़ों का। और बीहड़ों को क्या कहा जाता है? उत्खात भूमि कहा जाता है। अब यहां तक क्लियर है? अब देखिए मालवा के पठार पर कौन सा शहर बसा हुआ है? काफी बार प्रश्न पूछा गया है। मालवा का जो पठार है इस पर कौन सा शहर बसा हुआ है? काफी अच्छा शहर है, इंदौर शहर मालवा के पठार पर बसा हुआ है, इंदौर शहर। और देखिए साथियों
इंदौर शहर किस पर है? मालवा के पठार पर। और चंबल, कैन, बेतवा और पार्वती, ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है एसएससी एग्जाम में। मालवा के पठार पर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? चंबल, कैन, बेतवा और पार्वती। अब देखिए ये नदी क्या है? अपर्दन करती हैं। और इस मालवा के पठार की औसत जो ऊंचाई है वो कितनी है बताइए? औसत ऊंचाई, यहां कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से लेकर के 600 मीटर, अर्थात ये अधिक ऊंचा नहीं है। क्या है? अधिक ऊंचा नहीं है। तो नदियां यहां कौन कौन सी प्रवाहित होती है? 4 नदियां, चंबल, कैन, बेतवा और पार्वती। तो इन नदियों के अपर्दन के कारण मालवा के पठार को हम क्या कहते हैं? समप्राय मैदान भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस एग्जाम और यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया है। तो मालवा के पठार को हम क्या कहते हैं? समप्राय मैदान भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि नदी अपनी युवा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था, और प्रौढ़ अवस्था के बाद में जीर्ण अवस्था, तो जीर्ण अवस्था में जाकर के नदी क्या करती है? किसी उच्चावच इकाई को अपर्दन, निरंतर एरोजेशन करके, अपर्दन करके क्या कर देती है? उसको सपाट कर देती है। और उस सपाट मैदान को हम क्या कहते हैं? समप्राय मैदान कहते हैं। और इस समप्राय मैदान में उर्मिल मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उर्मिल मैदान। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है यूपीएससी जैसी एग्जाम में। उर्मिल मैदान क्या होते हैं? लहरदार मैदान होते हैं। तो मालवा के पठार पर समप्राय मैदानों में उर्मिल मैदान पाए जाते हैं। क्या है कंसेप्ट? ध्यान दीजिएगा कि मालवा के पठार में समप्राय मैदानों में उर्मिल मैदान पाए जाते हैं। और ये उर्मिल मैदान कैसे होते हैं? लहरदार। कैसे होते हैं? लहरदार। क्योंकि इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? ध्यान दीजिएगा, औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। अतः नदी ने निरंतर अपर्दन करने के कारण क्या कर दिया है? इसको समप्राय मैदान में क्या है? परिवर्तित कर दिया गया है। अतः यहां उर्मिल मैदान पाए जाते हैं। यहां तक क्लियर है? कौन सा शहर बचा हुआ है? इंदौर शहर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी, ये प्रश्न भी काफी एग्जामों में 1-2 बार प्रश्न पूछा गया है कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिंगार टॉप। क्या है? सिंगार टॉप। और इस सिंगार टॉप की हाइट कितनी है? 881 मीटर। कितनी है? 881 मीटर। अब ये मालवा का पठार आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एक चीज और दीजिए। देखिए एमपीएस में पूछा गया है, एमपीपीसीएस एग्जाम में, कि बेतवा और पार्वती नदी के दोआब में कौन सा शहर बसा हुआ है? पार्वती एवं बेतवा नदी के दोआब में, पार्वती और बेतवा नदी के दोआब में कौन सा शहर? तो ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पार्वती एवं बेतवा नदी के दोआब में बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? भोपाल। ये बात आपको ध्यान रखना है। और मालवा के पठार पर कौन सा शहर है? इंदौर शहर। और बेतवा और पार्वती नदी के दोआब के मध्य कौन सा शहर है? भोपाल शहर। कौन सा है? भोपाल शहर। यहां तक क्लियर है? अब आइए आगे। अब हम किसका अध्ययन करेंगे? अब हम बुंदेलखंड का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? क्योंकि मालवा के पठार के जस्ट पास में बुंदेलखंड का पठार है। कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। नंबर 2 पर बुंदेलखंड का पठार। डायग्राम में बना चुका हूं, एक बार और बनाएंगे अच्छी तरीके से। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ध्यान दीजिएगा, बुंदेलखंड का पठार। तो देखिए साथियों, बुंदेलखंड का पठार, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि बुंदेलखंड का पठार मुख्यतः स्थित कहाँ है। तो देखिए सामान्य विद्यार्थी क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है, लेकिन ये बुंदेलखंड का जो पठार है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो झांसी ललितपुर वाला जो क्षेत्र है, कौन सा? ध्यान दीजिएगा, झांसी ललितपुर, झांसी और ललितपुर वाला जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है, वो क्षेत्र क्या है? बुंदेलखंड का पठार अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में कौन सा पठार स्थित है? बुंदेलखंड का पठार स्थित है।
ध्यान दीजिए, मालवा के पठार के जस्ट पास में होने के कारण बुंदेलखंड का जो पठार है इस पर कौन कौन सी नदियां प्रभावित होती हैं? तो चंबल, कैन, बेतवा और सोन। बेतवा और यमुना, सोन और यमुना, ये नदी मुख्यतः यहां प्रभावित होती हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी नदी? चंबल, कैन, बेतवा, सोन नहीं, सॉरी सोन नहीं, चंबल, कैन, बेतवा और यमुना, ये नदी यहां क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। यमुना। तो मुख्यतः कौन कौन सी नदियां? चंबल, कैन, बेतवा और यमुना, बुंदेलखंड के पठार में ये नदियां प्रभावित होती हैं। और ये नदियां बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रभावित होने के कारण, बुंदेलखंड क्षेत्र जो क्या है, कैसा है? अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। कैसा है? अर्ध शुष्क क्षेत्र। कैसा है? अर्ध शुष्क क्षेत्र। और इस क्षेत्र में भी चंबल नदी ने क्या बनाया है? उत्कात भूमि का निर्माण किया है। उत्कात भूमि से मतलब क्या है? यहाँ बीहड़ों का निर्माण किया है। बीहड़ों का निर्माण किया है। तो देखिए, सामान्यतः जो बुंदेलखंड है, तो ये तो एमपी का जो रायसेन जिला है वो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो झांसी, ललितपुर, मुरैना वगैरह वाला जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में आता है। तो बुंदेलखंड का जो पठार है, चंबल नदी का जो अफवाह तंत्र है, वो मालवा का पठार और बुंदेलखंड के पठार में क्या है? आता है। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो उत्तर प्रदेश में झांसी, ललितपुर, मुरैना वगैरह वाला क्षेत्र, और मध्य प्रदेश में मुख्यतः रायसेन जिला वाला सागर है, ये क्षेत्र मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड के पठार में आता है। तो उत्कात भूमियों, बीहड़ों का निर्माण किया गया है। सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण बुंदेलखंड क्षेत्र में है और मालवा के पठार में। यहां तक क्लियर है? बुंदेलखंड का पठार बुंदेलखंड नीस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बुंदेलखंड नीस। किससे बना हुआ है? बुंदेलखंड नीस से बना हुआ है। यहां तक क्लियर है? और सामान्य सी बात है कि बुंदेलखंड के पठार के ऊपर क्या है? ग्वालियर श्रेणी है। कौन सी है? ग्वालियर श्रेणी है। क्या है? ग्वालियर श्रेणी। और ग्वालियर श्रेणी कहां है? उत्तर में। और इसके पूर्व में क्या है? बघेलखंड। पूर्व में क्या है? पूर्व में बघेलखंड का पठार है। जस्टिफाई करने के लिए पूर्व में क्या है? बघेलखंड का पठार। यहां तक क्लियर है? और ये जो बुंदेलखंड का जो पठार है वो यमुना नदी के मैदान में जाकर क्या हो जाता है? यमुना नदी के मैदान में जाकर, नदी के मैदान में जाकर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखिए, जिससे क्या है? जस्टिफाई होने में सहायता रहती है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के आसपास ये क्या है? समाप्त हो जाता है। और आपके झांसी, ललितपुर और मुरैना वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में ये बुंदेलखंड का पठार है। तो सामान्यतः यहां से प्रश्न पूछ लेता है कि बुंदेलखंड का पठार किन दो राज्यों में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। और बुंदेलखंड पठार में क्या है? अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाए जाने के कारण मालवा का जो पठार है और बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, इसमें क्या पाए जाते हैं? बीहड़ पाए जाते हैं। और बीहड़ पाए जाने के कारण ये किसका शरण स्थली रही? डाकुओं की शरण स्थली रही, क्योंकि अर्ध शुष्क क्षेत्र था, वेटलैंड, उत्कात भूमि, वेटलैंड ज्यादा थी, बीहड़ रेवाइंस ज्यादा थे। तो वहां क्या हुआ? मालवा के पठार और बुंदेलखंड का जो पठार है वहां क्या है? अर्ध शुष्क परिस्थितियां और ऑलरेडी क्या थे? बीहड़ थे। तो उस क्षेत्र की जलवायु और परिस्थितियों ने डाकुओं का निर्माण किया। तो यहां तक क्लियर है? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। और अब हम आगे करते हैं बघेलखंड का पठार। तो देखिए साथियों, बघेलखंड का इतना सा ध्यान रखना है कि बघेलखंड का पठार कहां स्थित है? बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड का पठार मैंने अभी आपको बताया कि बुंदेलखंड के पठार के जस्ट उत्तरी पूर्वी भाग में बघेलखंड का पठार स्थित है। तो बघेलखंड का जो पठार है वो कहां कहां स्थित है? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार स्थित है। देखिए, बघेलखंड का जो पठार है
वो सोन नदी के अफवाह तंत्र को, ये प्रश्न पूछा गया है एक बार, ध्यान दीजिएगा कि बघेलखंड का पठार सोन नदी एवं महानदी के अफवाह तंत्र को अलग करता है। महानदी के अफवाह तंत्र को क्या करता है, दो पार्टों में डिवाइडेड करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बघेलखंड का पठार कहाँ स्थित है? सामान्य यदि आपसे पूछता है तो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, और सोन नदी एवं महानदी के अफवाह तंत्र को अलग करता है। और बघेलखंड का पठार कैसी परिस्थितियां पाई जाती हैं, कैसी जलवायु पाई जाती है? अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? अर्ध शुष्क जलवायु। कैसी जलवायु? अर्ध शुष्क। ये यहां तक क्लियर है बघेलखंड का पठार। अब साथियों मेजर जो इकाई है विंध्यन पर्वत श्रेणी की हम चर्चा करेंगे। आइएगा देखिए, विंध्यन पर्वत श्रेणी, विंध्यन पर्वत श्रेणी। देखिए विंध्यन जो पर्वत श्रेणी है, यह है कहां कहां पाई जाती है, किन किन राज्यों में फैली हुई है। देखिए मुख्य रूप से विंध्यन जो पर्वत श्रेणी है वो कहां है? मध्य प्रदेश। ये चीजें सामान्यतः ध्यान सभी लोग, सभी विद्यार्थी इस चीज को जानते हैं कि विंध्यन पर्वत श्रेणी कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और देखिए विंध्यन पर्वत श्रेणी से उत्तर में जो भारत है उसको हम क्या कहते हैं? आर्यव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्यव्रत। क्या कहा जाता है? आर्यव्रत। और विंध्यन पर्वत श्रेणी से जस्ट नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? द्रविडियन। क्या कहते हैं? द्रविडियन। तो ये सामान्य सी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पाठ पूजा वगैरह होती है जब कहते हैं ना उत्तर भारतीय आर्यवर्ते, तो ये विंध्यन पर्वत श्रेणी से उत्तर वाला जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं? आर्यव्रत कहते हैं। और उससे जस्ट नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? द्रविडियन कहते हैं। मुख्य रूप से कहां अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। अब साथियों विंध्यन जो पर्वत श्रेणी है, ये विंध्यन जो पर्वत श्रेणी है, ये मुख्यतः किससे निर्मित है? बैसाल्ट चट्टान। किससे निर्मित है? बैसाल्ट चट्टान। बैसाल्ट चट्टान। और ये कैसा है? ब्लॉक पर्वत है। क्या है? ब्लॉक। भ्रंश पर्वत नहीं, ब्लॉक पर्वत। क्या है? ब्लॉक। विंध्यन पर्वत श्रेणी कैसी है? ब्लॉक पर्वत श्रेणी है। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। ब्लॉक पर्वत श्रेणी। ध्यान दीजिए विंध्यन पर्वत श्रेणी, देखिए पश्चिम में कहां से शुरुआत होती है? जोवट हिल। तो पश्चिम में कहां से शुरू होती है? गुजरात से। तो जोवट हिल, और उसके पश्चात विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, और उसके पश्चात भारनेर श्रेणी, जिसे हम भांडेर श्रेणी भी कहते हैं। भारनेर पर्वत श्रेणी, और कैमूर पर्वत श्रेणी। कैमूर पर्वत श्रेणी। तो ये कैमूर पर्वत जो श्रेणी है ये कहां स्थित है? कैमूर पर्वत श्रेणी बिहार में स्थित है। कहां स्थित है? बिहार में। और बाकी की जोवट हिल कहां है? या जोवट श्रेणी, इसको श्रेणी भी कहा जाता है, जोवट हिल नहीं, सॉरी, जोवट श्रेणी, ये कहां स्थित है? गुजरात में। कहां है? गुजरात। जोवट श्रेणी, तो ये कहां है? गुजरात में। तो जोवट श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, ये कहां है? मध्य प्रदेश, एमपी। भारनेर पर्वत श्रेणी कहां है? एमपी। और कैमूर पर्वत श्रेणी कहां स्थित है? बिहार में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विंध्यन जो पर्वत श्रेणी है वो कहां से शुरुआत होती है? गुजरात से। कहां से होती है? गुजरात से। कहां से? गुजरात। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के पश्चात आपके मध्य प्रदेश और कैमूर पर्वत श्रेणी
एमपी में ही है। मध्य प्रदेश और उसके पश्चात झारखंड छोटा नागपुर के पठार में जाकर के मिल जाती है। तो जोबेट श्रेणी गुजरात, विंध्यन श्रेणी एमपी, भारनेर पर्वत श्रेणी एमपी और कैमूर पर्वत श्रेणी एमपी, और अंत में जाकर के कहा मिल जाती है? छोटा नागपुर के पठार में जाकर के मिल जाती है। नागपुर के पठार में जाकर क्या कर जाती है? मिल जाती है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए विंध्यन पर्वत श्रेणी में क्या पाया जाता है? लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर। और क्या पाया जाता है? लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ इस लाल बलुआ पत्थर का क्या काम है? भवन निर्माण का कार्य में उपयोगी। तो लाल बलुआ पत्थर किस में पाया जाता है? विंध्यन पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। और विंध्यन पर्वत श्रेणी में ही हीरे का उत्खनन किया जाता है। किसका? हीरे का। पन्ना जिला है जो एमपी का, वहां मुख्यतः हीरे का उत्खनन किया जाता है। तो हीरे का उत्खनन किस में किया जाता है? लाल बलुआ ये विंध्यन पर्वत श्रेणी में किया जाता है। विंध्यन पर्वत श्रेणी में। यहां तक क्लियर है? अब पूर्व में मैंने बताया कि विंध्यन पर्वत श्रेणी मालवा के पठार से किसके द्वारा अलग होती है? मालवा के पठार। और मालवा के पठार को राजस्थान में किसके नाम से जाना जाता है? मेवाड़ के पठार और हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। तो मालवा के पठार से विंध्यन पर्वत श्रेणी किससे अलग होती है? विंध्यन पर्वत श्रेणी जीबीटी किसके द्वारा अलग होती है? ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा, महान सीमा भ्रंश के द्वारा क्या होती है? मालवा के पठार से विंध्यन पर्वत श्रेणी क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए लाल बलुआ पत्थर का उत्खनन कहां किया जा रहा है? विंध्यन पर्वत श्रेणी में। किसका निर्माण किया जाता है जिससे? भवन निर्माण। क्या किया जाता है? भवन निर्माण। हीरे का उत्खनन किया जाता है कहां से? विंध्यन पर्वत श्रेणी से। अब देखिएगा, अभी हमने सामान्यतः जो अध्ययन किया कि भाई ये बेसाल्ट निर्मित चट्टानें हैं, क्योंकि क्रेटेशियस युग में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से किसका निर्माण हुआ? किसका निर्माण हुआ? प्रायद्वीपीय पठार और मध्यवर्तीय उच्च भूमि। और मध्यवर्तीय उच्च भूमि में अरावली पर्वत श्रेणी तो प्री कैम्ब्रियन युग की बनी हुई है, लेकिन मुख्यतः विंध्यन पर्वत श्रेणी हो, चाहे बुंदेलखंड का पठार हो, बघेलखंड का पठार हो, छोटा नागपुर का पठार हो, या राजमहल की पहाड़ियां हो, इन सब का निर्माण कब हुआ? ज्वालामुखी उद्गारी उद्भेदन, दरारी उद्भेदन कब? क्रेटेशियस युग में। ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन कब हुआ? क्रेटेशियस युग में। और क्रेटेशियस युग में ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा प्राप्त हुआ उससे हमारी मध्यवर्तीय उच्च भूमि और प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। तो इसमें बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। ये कोई भी डाउटफुल चीज नहीं है, बिल्कुल सही है कि बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। और इसके साथ साथ क्या पाया जाता है? काली मृदा पाई जाती है। लेकिन साथियों विंध्यन पर्वत जो श्रेणी है इसका जो निर्माण हुआ है मुख्यतः ये क्या हुआ है? क्रेटेशियस युग के पश्चात हुआ है। तो विंध्यन पर्वत जो श्रेणी है ये काफी डीप क्वेश्चन है, हालांकि ये चीज कभी भी आपसे पूछेगा नहीं। विंध्यन जो पर्वत श्रेणी है इसमें लाल बलुआ जो पत्थर पाया जाता है या हीरा जो पाया जाता है, इसका जो कारण है क्योंकि विंध्यन पर्वत श्रेणी क्रेटेशियस युग में जो प्राप्त लावा था उससे अपक्षय और अपर्दन होने के कारण, जो अनाच्छादन होने के कारण, अपक्षय और अपर्दन होने के कारण प्राप्त जो अपसाद था उसके जमा होने के पश्चात विंध्यन पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। तो अतः इसमें लाल बलुआ पत्थर का पाया जाना ये मुख्यतः है। इसी लाल बलुआ पत्थर से भारत की सभी जो इमारत हैं, काफी जो महंगी महंगी इमारत हैं जो हमारे
किले हैं या महल हैं वो सब किससे बने हुए हैं? लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। और ये लाल बलुआ पत्थर किसमें है? विंध्यन पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। और विंध्यन पर्वत श्रेणी मालवा के पठार से किसके द्वारा अलग होती है? जीबीटी, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा। अतः विंध्यन पर्वत श्रेणी को हम विंध्यन कगार भी कहते हैं। जहां जीबीटी अब स्थित है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? विंध्यन कगार। आपने एक टर्म्स देखी होगी कि आम बोलचाल में एक टर्म्स का यूज किया जाता है कि विंध्यन कगार क्या है। तो जीबीटी जो वाला जो क्षेत्र है, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट वाला जो क्षेत्र है, उसको हम क्या कहते हैं? विंध्यन कगार कहते हैं। तो यहां ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए विंध्यन जो पर्वत श्रेणी है, ये इसमें विंध्यन पर्वत श्रेणी के जस्ट नीचे, ये माना कि विंध्यन पर्वत श्रेणी है, सॉरी, विंध्यन जो पर्वत श्रेणी है उसके जस्ट नीचे कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ये विंध्यन है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी? विंध्यन। और इसके जस्ट नीचे क्या है? जस्ट नीचे क्या है इसके? सतपुड़ा। कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और सतपुड़ा और विंध्यन के मध्य में क्या प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी। किसमें प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी में होकर के प्रवाहित होती है। किसमें होती है? भ्रंश घाटी में होकर के नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। अतः भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण विंध्यन पर्वत श्रेणी को हम क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत। तो ये आपको ब्लॉक पर्वत श्रेणी, सॉरी पर्वत में के बाद श्रेणी, क्योंकि एक तंत्र है। कहां कहां से फैला हुआ है? गुजरात से, फिर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से छोटा नागपुर के पठार झारखंड में जाकर के विंध्यन पर्वत श्रेणी मिल जाती है। तो जोबेट हिल और विंध्यन पर्वत श्रेणी और भारनेर पर्वत श्रेणी और कैमूर पर्वत श्रेणी और छोटा नागपुर के पठार में पारसनाथ नामक श्रेणी के नाम से जानते हुए छोटा नागपुर के पठार में मिल जाती है। तो विंध्यन पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दोनों ही क्या है? ब्लॉक पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। क्या है? ब्लॉक पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ब्लॉक पर्वत श्रेणी का उदाहरण होने के कारण नर्मदा नदी क्या है? भ्रंश घाटी में होकर के क्या होती है? प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी किस में होकर के प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी में होकर के प्रवाहित होती है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए विंध्यन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुमान पीक। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है कि विंध्यन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुमान पीक। और इसकी ऊंचाई है साथियों 752 मीटर। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं आगे चल के किसकी? छोटा नागपुर के पठार की। यहां तक क्लियर? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। अब देखिए छोटा नागपुर का जो पठार है ये मुख्यतः कहां स्थित है? देखिए छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः झारखंड। कहां स्थित है? झारखंड। लेकिन पश्चिमी बंगाल का जो पुरुलिया जो जिला है, पश्चिमी बंगाल का जो पुरुलिया जिला है, उसके अंदर भी छोटा नागपुर के पठार पाया जाता है। तो ये पश्चिमी बंगाल का पुरुलिया जो जिला है उसमें भी पाया जाता है। तो छोटा नागपुर के पठार कौन कौन से? झारखंड के संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम, इन जिलों में छोटा नागपुर का पठार अवस्थित है। और झारखंड के ये क्या है? जिले हैं। पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया वाला जो क्षेत्र है उसमें छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है।
अब देखिए छोटा नागपुर का पठार जो है ये किससे निर्मित है? बेसाल्ट चट्टान से। किससे? बेसाल्ट चट्टान से। और बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होने के कारण कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। अब इसके ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे कि छोटा नागपुर के पठार के आसपास लेटेराइट मृदा भी पाई जाती है, लेकिन अब ये आपको बेसिकली कंसेप्ट ध्यान रखना है कि छोटा नागपुर के पठार में बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है तो काली मृदा पाई जाती है। अब ये प्रश्न यहाँ काफी बार पूछा गया है कि छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? रूर प्रदेश। क्योंकि रूर प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में क्या है? भारत के क्या किया जाता है? भारत के धात्विक खनिजों का उत्खनन किया जाता है। किसके? धात्विक खनिजों का उत्खनन किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रूर प्रदेश कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार क्या है? भारत का सर्वाधिक अपशिष्ट पठार है। क्या है? ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया। तो सर्वाधिक अपशिष्ट जो पठार है, सर्वाधिक अपशिष्ट पठार है वो कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। यहां तक क्लियर है? यदि पहाड़ियां पूछता है कि सर्वाधिक अपशिष्ट जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां कौन सी हैं? राजमहल की पहाड़ियां। सर्वाधिक अपशिष्ट पहाड़ियां कौन सी हैं? राजमहल की पहाड़ियां। और छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? तो वो हैं राजमहल की पहाड़ियां अवस्थित हैं। तो सर्वाधिक अपशिष्ट जो पठार है वो छोटा नागपुर का पठार है, और राजमहल की पहाड़ियां क्या हैं? सर्वाधिक अपशिष्ट पहाड़ियां हैं। देखिए छोटा नागपुर के पठार में धात्विक खनिज मिलते हैं, है ना, और भारत का सर्वाधिक अपशिष्ट पठार है, और धात्विक खनिज होने के कारण इसको रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश कहते हैं। और छोटा नागपुर के पठार पर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? तो दामोदर और शंख। दामोदर, शंख, कोयल, बराकर, और बोकारो और स्वर्ण रेखा। बोकारो और स्वर्ण रेखा, ये नदियां क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो छोटा नागपुर के पठार के आसपास कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? दामोदर, शंख, कोयल, बराकर, बोकारो और स्वर्ण रेखा नदी प्रवाहित होती हैं। अब देखिएगा छोटा नागपुर के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो छोटा नागपुर के पठार की, नागपुर के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर। कितनी है? लगभग 700 मीटर। अब 700 मीटर ऊंचाई होने के कारण जो ये नदियां प्रवाहित होती हैं, इन नदियों ने क्या कर दिया? छोटा नागपुर के पठार का निरंतर क्या कर दिया? अपर्दन कर दिया। क्या कर दिया? अपर्दन। तो दामोदर नदी ने छोटे नागपुर के पठार को, दामोदर नदी ने छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में डिवाइडेड किया। कितने भागों में? दो भागों में। छोटा नागपुर का पठार जो है इसको दामोदर नदी ने दो भागों में डिवाइडेड किया। तो ऊपर का हिस्सा क्या कहलाया? कोडरमा का पठार और हजारीबाग का पठार, जिसे हम कोडरमा का पठार और हजारीबाग का पठार भी कहते हैं। हजारीबाग का पठार। और जस्ट नीचे वाला कहलाया रांची का पठार। क्या कहलाया? रांची का पठार। और इस रांची के पठार में कौन सा शहर बसा हुआ है? रांची शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर? रांची शहर। और रांची के पठार से कौन सी नदी निकलती है?
ध्यान कीजिएगा, स्वर्ण रेखा नदी, कौन सी नदी निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी रांची के पठार से निकलती है। और दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को क्या करती है? दो भागों में डिवाइडेड करती है। कौन कौन सा? उत्तरी भाग जो है इसका क्या कहलाया? कोडरमा का पठार और हजारीबाग का पठार, और दक्षिणी भाग कहलाया रांची का पठार। अब देखिए, छोटा नागपुर के पठार में दामोदर नदी के द्वारा निरंतर अपरदन करने के कारण क्या पाई जाती हैं? पाट स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पाट स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। और ये पाट स्थलाकृति क्या है? एक टेबल नुमा आकृति है। क्या है साथियों? टेबल नुमा आकृति। कैसी है? टेबल नुमा आकृति। और इस टेबल नुमा आकृति को हमने क्या कहा? पाट कहा। क्या कहा? पाट कहा। तो देखिए साथियों, जो टेबल नुमा जो आकृति है ये क्या है? ग्रेनाइट की चट्टाने हैं। क्या है? ग्रेनाइट की चट्टाने। और इन ग्रेनाइट की चट्टानों को, क्योंकि ये ग्रेनाइट की चट्टाने कैसी हैं? कठोर। और कठोर होने के कारण दामोदर नदी के द्वारा इनका क्या नहीं हुआ? अपरदन नहीं हो पाया। और अपरदन नहीं होने के कारण ये क्या है? टेबल नुमा आकृति में पाई जाती हैं। बाकी का क्या किया? दामोदर नदी ने निरंतर अपरदन करने के पश्चात इस छोटा नागपुर के पठार को क्या? समपर्याय मैदान में परिवर्तित कर दिया। क्योंकि औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 700 मीटर। तो कहीं कहीं 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर समुद्र तल से। तो ये क्या है कि लगभग समप्राय मैदान में दामोदर नदी ने क्या है? इसको परिवर्तित कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि टेबल नुमा आकृति क्या है? पाट स्थलाकृति है। और ये क्या हुआ? माना कि कोई नदी जा रही है तो वो अपनी युवा अवस्था से प्रौढ़ अवस्था, और प्रौढ़ अवस्था से जीर्ण अवस्था। तो जीर्ण प्रौढ़ जो अवस्था है, दामोदर नदी ने प्रौढ़ अवस्था में निरंतर अपरदन करते हुए तो ग्रेनाइट की जो चट्टानें थी, कठोर चट्टानें थी, तो उनका पूर्ण तरीके से अपरदन नहीं हो पाया। तो छोटा नागपुर के पठार में पाट स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। क्योंकि यहाँ निरंतर क्या है? अनाच्छादनात्मक जो प्रक्रम है, अनाच्छादनात्मक जो प्रक्रम है, उसमें हम किस किस को इंक्लूड करते हैं? अपरदन और अपक्षय दोनों को हम किस में करते हैं? अनाच्छादनात्मक प्रक्रम में इंक्लूड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपरदन और अपक्षय। तो देखिए, छोटा नागपुर के पठार के आसपास दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो एक शाखा है, एक शाखा कहां? कन्याकुमारी के आसपास टकराती है, केरल के आसपास टकराती है, केरल के आसपास टकराती है। दूसरी शाखा महाराष्ट्र के आसपास। तीसरी शाखा जो गुजरात के मैदान से होकर के प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा से आकर के छोटा नागपुर के पठार के आसपास आकर के क्या है? अविशरण करती है। और अविशरण करने के पश्चात छोटा नागपुर के पठार के आसपास का क्षेत्र लगभग 150 सेंटीमीटर से अपर क्या है? वर्षा प्राप्त करता है। तो ये क्षेत्र क्या है? उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाला है। और उच्च तापमान उच्च वर्षा वाला होने के कारण यहाँ अनाच्छादनात्मक जो प्रक्रम है, अपक्षय और अपरदन दोनों को साथ साथ मिलाकर के क्या कहते हैं? अनाच्छादनात्मक प्रक्रम कहते हैं। तो अपरदन और अपक्षय दोनों क्रियाशील होने के कारण यहाँ क्या है कि बाकी जो चीजें हैं नदी के द्वारा या अनाच्छादनात्मक प्रक्रम के द्वारा क्या हो गया है? अपरदन करके समपर्याय मैदान में परिवर्तित तो हो चुका है। लेकिन कहीं कहीं ग्रेनाइट जो कठोर चट्टान है वो टेबल नुमा आकृति में क्या है? खड़ी दिखाई देती है। उसे हम क्या कहते हैं? पाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाट। और इस पाट का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है नेहर ताट। क्या है? नेहर ताट। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया कि नेहर ताट किसका उदाहरण है? तो पाट स्थलाकृति का उदाहरण है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि छोटा नागपुर का पठार बेसाल्ट की चट्टान से निर्मित है और वहां क्या पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। लेकिन काली मृदा किस में परिवर्तित हो जाएगी? क्योंकि उच्च तापमान और उच्च वर्षा पाई जाती है। क्या पाया जाता है? उच्च तापमान और उच्च वर्षा।
और उच्च तापमान और उच्च वर्षा पाए जाने के कारण काली मृदा किसमें परिवर्तित हो गई, और अनक्षात्मक जो प्रक्रम है वो लगातार कार्यरत है, तो काली मृदा किसमें परिवर्तित हो गई, लेटेराइट मृदा में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है साथियों, परिवर्तित होती है लेटेराइट मृदा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि छोटा नागपुर के पठार के आसपास का जो पाट प्रदेश है उसमें लेटेराइट मृदा पाई जाती है। यूपीएससी में प्रश्न यहां से पूछा गया है कि छोटा नागपुर के पठार के आसपास के क्षेत्र में जो पाट स्थलाकृति पाई जाती है उसमें लेटेराइट मृदा पाई जाती है। यहां कंसेप्ट क्लियर है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को कितने भागों में डिवाइडेड करती है, 2 भागों में। इसका उत्तरी भाग कोडरमा का पठार और दक्षिणी भाग कोडरमा का पठार, इसे ही हजारीबाग का पठार कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि कोडरमा के पठार को ही हजारीबाग का पठार कहा जाता है और इससे जस्ट नीचे वाले भाग को हम रांची का पठार कहते हैं, जिससे स्वर्ण रेखा नदी क्या है निकलती है। यहां तक बात क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए सर्वाधिक लाख का उत्पादन कहां किया जाता है, छोटा नागपुर के पठार। ये प्रश्न पीजीटी में पूछा गया, सर्वाधिक लाख का उत्पादन। तो लाख का उत्पादन कहां किया जाता है, छोटा नागपुर के पठार में। लाख का उत्पादन कहां किया जाएगा, छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर के पठार। अब देखिए छोटा नागपुर के पठार की सर्वाधिक ऊंची चोटी है पारसनाथ। कौन सी है, पारसनाथ। एक पारसनाथ और श्रेणी है जो कैमूर पर्वत श्रेणी से आगे पारसनाथ श्रेणी के नाम से जानी जाती है झारखंड में। लेकिन वो ध्यान रखना है आपको, पारसनाथ चोटी अलग है और पर्वत श्रेणी अलग है। तो छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। ध्यान रखना है। अब ये छोटा नागपुर के पठार में क्या है, धात्विक खनिजों का उत्खनन किया जाता है। तो भारत का जो सर्वाधिक जो उत्पादन है वो खनिजों का औसत रूप से कहां से किया जाता है, छोटा नागपुर के पठार से। और छोटा नागपुर के पठार से लौह अयस्क कोयला वाला क्षेत्र है, क्योंकि दामोदर नदी किस में प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी में। क्योंकि छोटा नागपुर के पठार को कितने भागों में डिवाइडेड करती है, 2 भागों में। अतः दामोदर नदी क्या करती है, भ्रंश घाटी में होकर के प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। क्योंकि उत्तर में कौन सा, कोडरमा या हजारीबाग का पठार और दक्षिण में रांची का पठार। अतः दामोदर नदी, मैं बता नहीं पाया, बता रहा हूं, अतः दामोदर नदी किस में प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। क्योंकि छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में डिवाइडेड करती है। उत्तर में क्या है, हजारीबाग का पठार या कोडरमा का पठार, और दक्षिण में किसका है, रांची का पठार। तो दामोदर नदी क्या है, भ्रंश घाटी में होकर के प्रवाहित होती है। और दामोदर नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के साथ साथ सर्वाधिक कोयले का उत्खनन किया जाता है। क्या किया जाता है, कोयले का उत्खनन किया जाता है। तो सर्वाधिक जो अयस्क मिलते हैं या कच्ची जो धातु मिलती है या कच्चे जो खनन उत्पाद हैं वो सर्वाधिक मात्रा में कहां मिलते हैं, छोटा नागपुर के पठार में मिलते हैं। अतः इसे क्या कहा जाता है, रूर प्रदेश कहा जाता है। यहां तक क्लियर है साथियों, इसे रूर प्रदेश कहा जाता है। अब हम बात करते हैं दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। और दंडकारण्य का जो पठार है वो कहां स्थित है, मध्य प्रदेश। कहां स्थित है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में। और दंडकारण्य के पठार में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, इंद्रावती नदी मुख्य है, इसके पश्चात सिबरी नदी और शिलेरू नदी, ये कहां प्रवाहित होती हैं, दंडकारण्य के पठार में प्रवाहित होती हैं। तो दंडकारण्य के पठार में क्या पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं। कौन से खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज। और धात्विक खनिज के
साथ साथ इसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट, ये चट्टानें पाई जाती हैं। और किससे बना हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से। किससे? ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट और क्वार्टेजाइट। और किससे बना हुआ है? बेसाल्ट चट्टान। और बेसाल्ट चट्टान से बना होने के कारण इसमें क्या पाई जाती है? काली मृदा। क्या पाई जाएगी? काली मृदा। दंडकारण्य के पठार को हम कितने भागों में डिवाइडेड करते हैं? 2 भागों में। तो इसको हम उड़ीसा में क्या कहते हैं? काला हांडी का पठार। क्या कहते हैं? उड़ीसा में काला हांडी का पठार। काला हांडी का पठार। और छत्तीसगढ़ में इसको क्या कहा जाएगा? बस्तर का पठार। क्या कहा जाएगा? छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार। छत्तीसगढ़ में, सॉरी, उड़ीसा में काला हांडी का पठार और छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार। क्या? बस्तर का पठार। बस्तर का पठार। ध्यान दीजिएगा, दंडकारण्य के पठार को 2 भागों में डिवाइडेड करती है। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी 2 भागों में डिवाइडेड करती है। छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार और उड़ीसा में काला हांडी का पठार। तो देखिए, बस्तर के पठार में विश्व की सर्वश्रेष्ठ या सबसे बड़ी खान कौन सी पाई जाती है? डल्ली राजहरा की खान। क्या पाई जाती है? डल्ली राजहरा की खान। और डल्ली राजहरा की जो खान है की खान, ये क्या है? लोह अयस्क की क्या है? सबसे बड़ी खान है। क्या है? लोह अयस्क की सबसे बड़ी खान। लोह अयस्क की, भारत की लोह अयस्क की सबसे बड़ी खान। ऐसे लिखिए, सबसे बड़ी खान। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, काला हांडी वाला जो क्षेत्र है इसमें क्या पाया जाता है? इसमें काला हांडी के पठार में, काला हांडी के पठार में, काला हांडी के पठार में कोरापुट, काला हांडी और बोलनगिरी, ये किसके हैं? बैक साइड के उत्खनन के क्षेत्र हैं। तो बोलनगिरी, काला हांडी के पठार में किसका उत्खनन किया जाता है? बैक साइड का। अब ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने उनको लिख दिया, अब बताइए ये किसके उत्खनन क्षेत्र हैं? बैक साइड के उत्खनन क्षेत्र। ये ध्यान रखना है, बैक साइड उत्खनन क्षेत्र। तो बॉक्साइट उत्खनन क्षेत्र कोरापुट, काला हांडी और बोलनगिरी, ये किस में पाए जाते हैं? काला हांडी के पठार में पाए जाते हैं। दोबारा आइए, दंडकारण्य का पठार कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती, शिवरी और सुलेरू नदी क्या है? यहाँ प्रवाहित होती हैं। धात्विक खनिज पाए जाते हैं और ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट और क्वार्टेजाइट क्या है? चट्टानें पाई जाती हैं। बेसाल्ट चट्टान से बना होने के कारण क्या पाया जाता है? काली मृदा पाई जाती है। और इंद्रावती नदी दंडकारण्य के पठार को 2 भागों में डिवाइडेड करती है। छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार और उड़ीसा में काला हांडी का पठार। और बस्तर का जो पठार है उसमें डल्ली राजहरा की खान पाई जाती है। ये लोह अयस्क की क्या है? सबसे बड़ी खान है, भारत की लोह अयस्क की सबसे बड़ी खान है। और काला हांडी के पठार में कोरापुट, काला हांडी और बोलनगिरी, ये क्या है? बैकसाइड उत्खनन के क्षेत्र हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ सर्वाधिक धात्विक खनिजों का उत्खनन होने के कारण ये क्षेत्र फिर भी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ सामाजिक आर्थिक विकास
उचित मात्रा में नहीं हो पाया है, क्योंकि आर्थिक जो और सामाजिक जो अपवंचना पाई जाती है वो मुख्यतः किस क्षेत्र में, दंडकारण्य के पठार में पाई जाती है। लेकिन भारत सरकार की जो एमएनसीज हैं, जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे सेल है, भेल है, और तुम्हारे ये नालको है, बालको है, जो कि बॉक्साइट का उत्खनन कर रही हैं या लौह अयस्क का उत्खनन कर रहे हैं, जो प्राइवेट एमएनसीज हैं, उनके द्वारा 2013 में कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल लाया गया। और ये कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल 2013 में लाया गया, और इस बिल का लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस क्षेत्र में वहां के संसाधनों का दोहन किया जा रहा है या उत्खनन किया जा रहा है, वहां के संसाधनों का सर्वाधिक मात्रा में उत्खनन किया जा रहा है या उपयोग किया जा रहा है, तो उस क्षेत्र का विकास करना उस फर्म की या उस संस्था की या उस एमएनसीज की या उस बहुराष्ट्रीय कंपनी का ये नैतिक उत्तरदायित्व है कि उस क्षेत्र में सामाजिक जो अपवंचना है, आर्थिक सामाजिक जो अपवंचना है, उसको दूर किया जाए और वहां का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। तो इस एवज में कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल 2013 में लाया गया, और भारत सरकार के द्वारा ये बिल एमएनसीज के ऊपर लगाया जाता है। इसमें 2% या 3% क्या लगाया जाता है, समूची आय पर सेस लगाया जाता है, और उस सेस के माध्यम से जो भी इनकम जनरेट होती है, और जनरेट होने के पश्चात उस क्षेत्र का क्या किया जाता है, सामाजिक आर्थिक विकास किया जाता है, क्योंकि जिससे कारण उस क्षेत्र को हम विकास की मुख्य धारा में जोड़ सकें। यहां तक क्लियर है। तो दंडकारण्य का जो पठार है वो मुख्यतः 2 भागों में डिवाइडेड होता है। बस्तर का पठार, बस्तर का पठार कहाँ अवस्थित है, छत्तीसगढ़ में, और कालाहांडी का पठार उड़ीसा में अवस्थित है। और छत्तीसगढ़ में जो बस्तर का पठार है उसमें डल्ली राजहरा की खान पाई जाती है। यहां तक क्लियर है। तो दंडकारण्य के पठार को हम चावल का कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दंडकारण्य का पठार को चावल का कटोरा क्या कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार और इससे जो पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है, दक्षिणी पश्चिमी वाला क्षेत्र है, उसमें दंडकारण्य का पठार है। छोटा नागपुर के पठार का दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है वो क्या है, दंडकारण्य का पठार है। तो दंडकारण्य के पठार में लगभग औसत जो वर्षा है वो 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और 150 सेंटीमीटर से अधिक होने के कारण दंडकारण्य के पठार को चावल का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में बहुचित मात्रा में या अत्यंत मात्रा में क्या होता है, चावल का उत्पादन होता है, क्योंकि कैसी मृदा है, काली मृदा है। तो काली मृदा में किसका उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है। लेकिन यहाँ क्या है, अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान और उच्च वर्षा होने के कारण क्या है, मृदा का कलर परिवर्तित हो गया है। मृदा के काली मृदा से किस में परिवर्तित हो चुकी है, लाल एवं पीली मृदा में परिवर्तित हो चुकी है। तो दंडकारण्य का पठार आपका क्लियर हो चुका है। अब साथियों धन्यवाद, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। थैंक यू।